हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू चैप्टर ग्रेविटेशन। चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है कैपलर्स लॉ। और कैपलर्स लॉ में हमारे पास 3 लॉज आ जाते हैं। उसमें से फर्स्ट है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। इस लॉ के अकॉर्डिंग जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ओके, और एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, ओके। अब सन कहाँ पर है? देखो, हमारे पास अगर हम एक इलिप्स की बात करें, ठीक है, तो इलिप्स में हमारे पास ये 2 एक्सिस होती हैं। इसमें से इस एक्सिस को हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, ओके, और इस एक्सिस को हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये सिंपल हम इलिप्स देख रहे हैं, ओके। इलिप्स में क्या क्या होता है? ये दोनों एक्सिस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो हमें पॉइंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं सेंटर, सी को रिप्रेजेंट कर। तो जब हम बोल रहे हैं कि हमारे पास प्लेनेट है और वो सन के अराउंड घूम रहा है, तो वो तो एक इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है, तो वो तो यहाँ पर हमें मिलेगा, है ना किसी पोजीशन पर वो मिल जाएगा। सन कहाँ होगा? सन इलिप्टिकल पाथ में किसी एक फोकई पर होगा, या तो इस पर होगा या फिर इस पर। अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, ओके। आपको यहाँ पर लेना है तो पूरे क्वेश्चन में वो यहीं पर रहेगा, अगर यहाँ पर लेना है तो यहाँ पर, ओके। अब देख लेते हैं अपना प्रॉपर डायग्राम। ये हमारे पास एक इलिप्टिकल पाथ है, इसमें ये हमारे पास प्लेनेट जो अभी ए पोजीशन पर है, ओके। एक फोकस पर क्या आ गया? सन। अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर ये आ जाएगा, जो मेजर एक्सिस है उसका जो सेंटर है, ओके, वही क्या होगा हमारे पास, जो इलिप्स है उसका सेंटर होगा, ओके। अब यहाँ पर जो जो मेजर एक्सिस होती है उसका जब हम हाफ लेंगे, मतलब सी से ए तक की डिस्टेंस, सेंटर से एक एंड तक की डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। बी क्या होगा? सी की ये वाली डिस्टेंस जो हमारे पास माइनर एक्सिस थी, उसका अगर हम हाफ लेंगे, ओके, तो वो क्या हो जाएगा? सेमी माइनर एक्सिस, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से। हमने यहाँ पर आर क्यों लिया? आर आप हमेशा यूज करोगे किसको डिनोट करने के लिए? जो सन और प्लेनेट की डिस्टेंस है। और आप देख सकते हो जब एक प्लेनेट इलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर आएगा, तो उसकी जो सन से डिस्टेंस है वो चेंज होती रहेगी। मतलब यहाँ पर इलिप्टिकल पाथ में जो आर है वो वेरी करेगा। जो हमारे पास ये पॉइंट ए है, ठीक है, प्लेनेट इस पर है या नहीं है डजंट मैटर, सी से ए तक की जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। आर क्या हो जाएगा? सन से प्लेनेट की डिस्टेंस। अगर प्लेनेट यहाँ पर है तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, अगर प्लेनेट यहाँ आ जाए देन, तो आर हमारे पास ये वाली आएगी, इसको हम आर बोलेंगे, ठीक है। तो आर हो जाएगा प्लेनेट और सन के बीच की डिस्टेंस, और ये हो जाएगा पॉइंट ए और सेंटर के बीच की डिस्टेंस। अब यहाँ पर इलिप्टिकल पाथ में हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, एक को हम बोलते हैं पेरिहेलन और एक को बोलते हैं एपिलन। बात करें अगर सर्कुलर ऑर्बिट की, अगर ऐसा हो जाए कि जो प्लैनेट है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, देन हमारे पास जो ए है और जो आर है वो इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि जब हम सर्कुलर पाथ की बात करते हैं तो हम अगर सन ले रहे हैं तो वो कहां पर आएगा? सर्कल के सेंटर में। अब प्लैनेट कहीं पर भी रहे, ठीक है, उसकी जो डिस्टेंस है ए और आर, सेंटर से जो डिस्टेंस है और सन से जो डिस्टेंस है वो दोनों सेम आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरियाज। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग एक ऐसी लाइन जो किसको मिला रही है? प्लैनेट को किससे?
सन से। मान लेते हैं ये वाली लाइन S2P। ओके, ये इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को कवर करती है। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो डेल A बाय डेल T है वो कांस्टेंट रहेगा। जो एरिया कवर हो रहा है जितने टाइम में हो रहा है वो कांस्टेंट रहेगा। आप एक प्लेनेट के लिए निकाल लीजिए, अब उसके बाद वो रेशो सेम रहने वाला है। अब इसको जब हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे कैसे कर सकते हैं, इस तरह से। ओके, हमें दो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज दे दिए गए हैं। मान लेते हैं ये जो S2P लाइन थी उसने C तक आने में, है ना, P से C तक आने में A1 एरिया कवर कर लिया और टाइम कितना लिया, T1। उसके बाद वो C डैश पर आई और C डैश से P डैश तक जाने में उसने A2 एरिया कवर कर लिया और टाइम कितना लिया, T2। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर A1 बाय T1 कांस्टेंट के इक्वल है और A2 बाय T2 भी कांस्टेंट के इक्वल है। तो हमने क्या किया, दोनों को इक्वेट कर दिया, सिंपल। लेकिन ये कांस्टेंट है क्या, और क्या ये दोनों में सेम रहेगा? हाँ, दोनों में सेम रहेगा और उसकी वैल्यू होती है L बाय 2m। ओके, m क्या है, m है मास ऑफ प्लेनेट। ओके, तो अब आप देख सकते हो जो प्लेनेट है वो इस इलिप्टिकल पाथ में किसी भी पोजीशन पर है, मास तो उसका सेम रहेगा, तो m सेम है। 2 एक नंबर है। L क्या होता है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर हम किसका एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं, किसी पार्टिकल का नहीं, एक प्लेनेट का जिसका मास m है। किसके अराउंड निकालेंगे, इलिप्टिकल पाथ की बात कर रहे हैं, सन के अराउंड निकाल रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट अबाउट सन। तो हम जितनी भी डिस्टेंस लेंगे वो कहां से लेंगे, सन से मेजर करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर जो ओरिजिन है वो किसको बना दिया है, सन को। एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हमें ओरिजिन चाहिए होता है ना, तो यहाँ पर ओरिजिन क्या है, सन है। तो हम प्लेनेट की जितनी भी डिस्टेंस लेंगे वो कहां से लेंगे, सन से लेंगे। और अब आप देख सकते हो कि आप आर लोगे या ए लोगे, सन से लेनी है ना, देन आर लोगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो, इसको आप R1 बोल सकते हो, S से P तक की जो डिस्टेंस है। अगर आप यहाँ पर S2, S से P तक की डिस्टेंस को क्या बोल सकते हो, R1। और अगर हम बात करें S से P डैश डिस्टेंस, इसको आप क्या बोल सकते हो, R2। तो हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट ये आ गया। ओके, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। सेकेंड रिजल्ट क्या आता है, जब हमारे पास ये सोलर सिस्टम की हम बात करते हैं तो उसमें जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा, साथ में कोई एक्सटर्नल टॉर्क भी वर्क नहीं कर रहा है, ऑल्दो वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना, एक सन के अराउंड घूम रहे हैं, लेकिन उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर एल क्या होगा, कंजर्व रहेगा। तो अगेन आप यहाँ से देख सकते हो, हमने क्या बोला था, ये कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, इस कांस्टेंट की वैल्यू रखी थी L बाय 2m। तो m तो ठीक है, सेम है। क्या एंगुलर मोमेंटम भी सेम रहेगा हर पोजीशन पर, हाँ सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो 0 है, तो L कांस्टेंट रहेगा। अब अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे यूज करेंगे, तो फर्स्ट तो यही है कि आप इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल कर लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बोले इनिशियली पार्टिकल कहाँ था, इस पॉइंट पर, और फाइनली कहाँ है, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एम पी वी पी आर पी इक्वल्स टू एम पी डैश वी पी डैश आर पी डैश। ओके, यहां पर आर पी और आर पी डैश क्या है, ये है सन से प्लेनेट की डिस्टेंस। मास हम सेम प्लेनेट की बात कर रहे हैं, तो एमपी किसके इक्वल रहेगा, एमपी डैश के। ओके, बात करें वीपी और वीपी डैश की, मान लेते हैं इस पॉइंट पी पर जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, वीपी। ठीक है, एग्जैक्टली इस पोजीशन पर देखेंगे, यहां पर देखेंगे तो क्या आ जाएगी, इस तरह से वीसी। सिमिलरली वी पी डैश,
जिन 2 पॉइंट्स पर आप एंगुलर मोमेंटम को अप्लाई कर रहे हो, ओके, तो वहां पर आप उन पॉइंट्स पर स्पीड चेक कर सकते हो। ओके, तो यहां से हमारे पास ये क्लियर हो गया, इसे हम ले सकते हैं एज अ सेकेंड रिजल्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, L इक्वल्स टू एम वी आर होता है, ठीक है। तो हम ठीक है इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल, लेकिन हम L को और क्या लिख सकते हैं, सिंपल एम वी आर भी तो लिख सकते हैं, और ये किसके इक्वल है, कांस्टेंट के। अब m क्या है, हम एक प्लेनेट की बात करेंगे तो मास तो सेम रहेगा, हाँ हो सकता है r चेंज होने के साथ वेलोसिटी चेंज हो जाए, है ना, तो m सेम रहेगा, m को क्या कर सकते हैं, इस साइड ले जा सकते हैं, कांस्टेंट बाय कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी आर इक्वल्स टू, वी आर क्या है, कांस्टेंट, तो v कांस्टेंट बाय r, और ये सिचुएशन कब आती है, जब हमारे पास कुछ इस तरह से दिया होता है। अगर हमारे पास v किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, r के, तो हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं और क्या ले आते हैं, कांस्टेंट। तो वो स्टेट हमारे पास यहाँ पर आ रही है, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, ये। तो लॉज ऑफ एरिया से आपको इतने सारे रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है r के। इवन अगर आप क्या यूज कर रहे हो, स्पीड, हम यहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, जो स्पीड होगी वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, आर के। आर क्या है, सन से प्लेनेट की डिस्टेंस, आप किसी भी पोजीशन पर चेक कर लो। तो अगर आप यहाँ पर देखो वीपी डैश और वीपी, डायरेक्शन तो डिफरेंट है, ठीक है, बट इनकी वैल्यू भी डिफरेंट होगी, ठीक है। यहां से अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्सिमम स्पीड कहां पर मिलेगी, मैक्सिमम स्पीड। तो यहां से आप देखो जहां पर आर मैक्सिमम होगा, अगर आर मैक्सिमम होगा तो वी क्या आएगी, मिनिमम, और अगर आर मिनिमम होगा तो वी क्या आएगा, मैक्सिमम। मतलब हमें मैक्सिमम स्पीड कहां पर मिलेगी, एट पॉइंट पी, ये जो हमने भी पढ़ा था ना पेरियल, इस पी पॉइंट पर जब हमारा प्लेनेट आएगा तो वो सन से सबसे कम डिस्टेंस पर होगा, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस। तो जब वो इस पॉइंट पर आएगा उसकी जो स्पीड होगी वो कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। मिनिमम कब आएगी, मिनिमम स्पीड आएगी जब आर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, और आर की वैल्यू सबसे ज्यादा किस पॉइंट पर होगी, जब वो इस पॉइंट पर होगा, जिसको हमने क्या बोला था, एपिलन। तो ये हो जाएगा एट ए, और ये दोनों पॉइंट्स हमेशा, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हमेशा कहां पर मिलेंगे, आपको मेजर एक्सेस पर मिलेंगे। एक एंड पर पी मिल जाएगा, दूसरे एंड पर ए मिल जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास लो ऑफ पीरियड्स, ये हमारे पास थर्ड लो आता है, और इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास प्लैनेट है, ठीक है, वो अपना रिवॉल्यूशन कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, हमें ये देखना है। तो अगर उसका टाइम पीरियड क्या है, टी, तो उसका स्क्वायर लो, और उसका जो पाथ है, ठीक है, अगर वो इलिप्टिकल पाथ है तो उसके इलिप्टिकल पाथ की जो सेमी मेजर एक्सिस है उसका क्यूब कर दो। अगर पार्टिकल कहां पर रिवॉल्व कर रहा है, इलिप्टिकल पाथ में, तो उसकी जो सेमी मेजर एक्सिस की जो डिस्टेंस होगी ए, उसका हमें क्या करना है, क्यूब। यहाँ पर टी स्क्वायर ए क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर हम इलिप्टिकल पाथ की बात कर रहे हैं तो क्लियर है, हमें क्या लेना है, आर नहीं लेना है, ठीक है। आर क्या होगा, जो हमारा सन है उससे कोई भी प्लेनेट कितनी डिस्टेंस पर है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ओके, अगर हमारे पास सर्कुलर पाथ है, जैसे हमारे पास अर्थ आती है और अर्थ के अराउंड कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, देन यहाँ पर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब, ए क्या है यहाँ पर, देखो अगर हम अर्थ ले रहे हैं और अर्थ के अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, तो हमें अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट की डिस्टेंस को मेजर करना है, ये हमारे पास आ जाएगी ए।
ठीक है, अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट की डिस्टेंस। अब क्योंकि अर्थ की रेडियस हमें पता होती है, तो हम दूसरा क्या कर सकते हैं, अर्थ की सरफेस से सैटेलाइट की जो डिस्टेंस है वो मेजर कर लो। मान लेते हैं वो कितनी है, h। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जो अर्थ की रेडियस होगी वो क्या है, re प्लस, और अर्थ की सरफेस से हाइट कितनी है, h, तो ये आ जाएगी re प्लस h। तो आप दोनों तरह से ले सकते हो, बट ध्यान रखना क्वेश्चन जो आएगा यहाँ से बहुत ज्यादा सिंपल होगा, बट आप कैलकुलेशन में एरर कर सकते हो। हमें यहाँ पर जो ए लेना है सर्कुलर ऑर्बिट की, अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कहाँ से आएगा, सेंटर से आएगा। तो अगर अर्थ है, अर्थ के अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, तो अर्थ की सरफेस से नहीं देखना है, अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट की जो डिस्टेंस है वो मेजर करना। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, there are 3 planets in circular orbits around the sun at distances a 4a 9a respectively. At time t equals to t naught, sun and 3 planets are in a straight line. ये यहाँ पर सन है, ये हमारे पास प्लैनेट 1, ये 2 और ये 3। एट t इक्वल्स टू t नोट, ये सब एक स्ट्रेट लाइन में है, मतलब कुछ इस तरह। ठीक है, बात करें इनकी डिस्टेंसेस की, तो ये डिस्टेंस कितनी है, a, और ये डिस्टेंस कितनी है, 4a, और ये डिस्टेंस कितनी है, 9a। ओके, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द क्लोजेस्ट प्लेनेट इज t। तो इसको मान लेते हैं p, इसको q, और इसको, तो जो प्लेनेट p है उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, t। रिवॉल्यूशन बोला है, मतलब एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड, तो वो कितना है, t। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है कि आफ्टर टाइम t नोट, जब ये रिवॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, टाइम पास होगा, तो कितने टाइम के बाद ये फिर से इस स्टेट में आ पाएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं इसी पोजीशन पर आना है, पर हाँ एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए सब। ओके, तो इसके लिए हमें पहले क्या पता होने चाहिए, सबके टाइम पीरियड पता होने चाहिए। कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास है केपलर्स थर्ड लॉ। ओके, अगर हम किसकी बात करें, पी के लिए, T equals to directly proportional to a Q, सेम 4Q, मान लेते हैं TQ है, और ये हो जाएगा हमारे पास 4AQ, 4R, ये कितना आ जाएगा, TR इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 9AQ। ओके, सर्कुलर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो ए सेमी मेजर एक्सिस नहीं होगी, सेंटर से मेजर नहीं होगी, क्योंकि सन ही सेंटर पर आ गया है, तो अब आप सन से जो प्लेनेट है उनके बीच की डिस्टेंस को सिंपली मेजर कर सकते हो। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 3 इक्वेशन है, इनको डिवाइड कर लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। ओके, इनको करते हैं, पहले कितना आएगा, TQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय T स्क्वायर। जब दो प्रोपोर्शनैलिटी वाली टर्म्स को हम डिवाइड करते हैं तो हम वहां पर एक कांस्टेंट ले सकते हैं। ओके, दोनों में कांस्टेंट सेम रहेंगे, ये हम लिख भी सकते हैं और डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, ये कितना हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट किसके लिए करें, 1 एंड 3 के लिए कर लेते हैं। 1 को ही क्यों ले रहे हैं दोनों टर्म्स में, क्योंकि जो 1 है उसकी हमें सभी वैल्यूज पता है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 9AQ डिवाइडेड बाय AQ। ओके, नोट कर लीजिए इतना। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गए हैं।
अब क्या करें, ये निकालने के लिए हम सबका कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, और कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एलसीएम। तो सबका एलसीएम देख लेते हैं, एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। 8 and 27 itself। ओके, तो अगर हम बात करें आफ्टर टाइम टी नोट, ठीक है, जब टाइम पीरियड कितना रहेगा 216, तो हमारे पास ये वाली जो स्टेट है वो रिपीट होके आ जाएगी। ओके, नोट कर लीजिए इसको। एलसीएम निकाला था सिर्फ नंबर्स का, ठीक है। टाइम पीरियड तो टी के टर्म्स में ही आएगा, तो टाइम पीरियड टी एज इट इज रखा है। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास, द फिगर शोज elliptical orbit of a planet M about sun. The shaded area SCD is twice the shaded area SAB. If T1 and T2 are time for the area to move from C to D and A to B, then find the relation between them. तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन दी हुई है, ये एरिया ट्वाइस है किसके, एसएबी के, और हमें T1 और T2 में जो रिलेशन है वो फाइंड करनी है। क्या कर सकते हैं, सिंपल है, A1 बाय A2 इक्वल्स टू T1 बाय T2, ठीक है। A1 किसके लिए बोला है, इसके लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास A SCD डिवाइडेड बाय T1, और ये हो जाएगा A SAB, और ये हो जाएगा T2। वैल्यूज पुट करें, ये आ जाएगा ओके, सिंपल है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, और क्या बोल सकते हैं इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, क्या एक्सप्रेशन होता है इसका, एक फोर्स हम पढ़ते हैं 12th के फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो होता है हमारे पास कूलम्ब्स लॉ। उस कूलम्ब्स लॉ में जो हमारे पास फोर्स आता है वो आता है दो चार्जेस के बीच में। उन चार्जेस के पास कितना मास है वो मैटर नहीं करेगा, कितना चार्ज है सिर्फ वो मैटर करता है। ये लॉ न्यूटन ने दिया था, और इसके अकॉर्डिंग जो फोर्स है दो मासेस के बीच में वो कितना है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आर क्या है, दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस। और ज्यादा प्रिसाइसली देखना चाहते हो तो अगर हमारे पास एक इस तरह की बॉडी है तो उसके सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। अगर हम प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं तो प्लैनेट्स की सरफेस के बीच की डिस्टेंस नहीं चाहिए, उनके सेंटर से जो उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस है वो चाहिए। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, जी एम बाय आर स्क्वायर। फोर्स है तो यूनिट कितनी होगी, न्यूटन होगी। अब ये हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। दो मास कभी भी एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, फोर्स किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड तो क्या आ गया, ये जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, अब डायरेक्शन देखने के लिए हमें पहले ये बताना पड़ेगा हम फोर्स किस पर देख रहे हैं। तो मान लेते हैं हमें जो फोर्स की डायरेक्शन चाहिए वो कैपिटल एम जो मास है उस पर चाहिए, और किसके कारण चाहिए, स्मॉल मास के कारण चाहिए। जो पहले लिखा है उस पर चाहिए, और जो बाद में लिखा है उसके कारण चाहिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर इस मास पर फोर्स जानना है तो हम इस पर इसी के पास, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब किसके कारण फोर्स लगेगा, इसके कारण। ये क्या करेगा,
इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने के लिए ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये डायरेक्शन कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस हो जाएगी, आई कैप से उसको डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या आ जाएगी? आई कैप। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको किस पर जानना है, फोर्स जानना है स्मॉल मास पर, किसके कारण? कैपिटल मास के कारण, और विद डायरेक्शन चाहिए, तो देखो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक है, चाहे यहाँ पर आप इसकी बात करो या फिर इसकी, फोर्स दोनों के मास पर डिपेंड करता है और दोनों के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। बात करें डायरेक्शन की, इस बार हमें कहां पर चाहिए डायरेक्शन? इस मास पर, तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे इसी के पास में। ओके, क्या हो जाएगा ये? एफ स्मॉल एम कैपिटल एम। अब इस पर फोर्स कौन लगा रहा है? कैपिटल एम मास। ये क्या कर रहा है? ये भी इसको अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्ट करेगा तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और ये कौन सी डायरेक्शन है? माइनस आई कैप। इन दोनों रिजल्ट से आप क्या देख सकते हो? ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट है। अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहता है, और जब दो बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगाती है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, उन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल फोर्सेस में काउंट करते हैं। ठीक है, या फिर उन्हें म्यूचुअल फोर्स बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों जो बॉडीज है इनके बीच में ये एक दूसरे पर म्यूचुअली फोर्स अप्लाई कर रही है। ठीक है, यहाँ पर म्यूचुअल फोर्स वर्क कर रहा है। तो क्या ये एक्सटर्नल फोर्सेस है? नहीं। कैसे हैं? म्यूचुअल फोर्सेस है। ओके, जी क्या है यहाँ पर? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोला जाता है, और ये क्या हो जाएगा? 6.67 into 10 to the power 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। ठीक है, ये यूनिट आप कैसे निकाल सकते हो? इसी से निकाल सकते हो। जी की यूनिट चाहिए, क्या करोगे? बाकी सबको एक साइड कर लो, बेसिकली रीअरेंज करना है। ठीक है, एफ की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। आर की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। आर का स्क्वायर है मतलब मीटर स्क्वायर। एम की यूनिट केजी, इस एम की यूनिट ये भी केजी, तो क्या हो जाएगा? केजी स्क्वायर। ओके, सबको एसआई सिस्टम में ले रहे हैं। नेक्स्ट, अगर आपको क्या चाहिए? एक्सीलरेशन। तो न्यूटन का सेकंड लॉ है हमारे पास, F इक्वल्स टू एम में। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? ए की वैल्यू क्या होती है? फोर्स बाय एम। ठीक है, अब फोर्स ये कौन सा है? कोई सा भी निकालो, दोनों सेम ही होंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें, एम स्मॉल एम पे लगा रहा है या स्मॉल एम कैपिटल एम पे लगा रहे हैं, विदाउट डायरेक्शन देख रहे हैं, तो दोनों सेम ही आएंगे, लेकिन एक्सेलरेशन दोनों का डिफरेंट होगा। तो अगर हम जानना चाहते हैं कैपिटल एम मास का जो पार्टिकल है या जो प्लेनेट है उसका एक्सेलरेशन कितना है, तो क्या करेंगे? यहां पर उसी का मास रखेंगे। ओके, और अगर विद डायरेक्शन जानना है तो ये हो जाएगा, ठीक है, मास m का एक्सेलरेशन है, मतलब जो मास m है वो मूव कर रहा है, और वो मूव कैसे करेगा? खुद से तो करेगा नहीं, उस पर एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, और वो किसके कारण कर रहा होगा? दूसरे मास के कारण। तो हम यहाँ पर ये वाला फोर्स लेंगे, इसकी डायरेक्शन लेंगे। ओके, अब अगर हम F की वैल्यू पुट कर दे तो क्या आ जाएगा? gm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो जो कैपिटल M मास है उसका एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड कर रहा है? जो दूसरा मास है, जो उस पर फोर्स लगा रहा है, उसके मास पर डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा मास होगा जो फोर्स लगा रहा है उस प्लैनेट का या उस पार्टिकल का, उतना ज्यादा एक्सेलरेशन आ जाएगा किसका? मास m का। ओके, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पर जो हमारे पास न्यूटन्स लॉ है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, लास्ट चैप्टर्स में हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये भी कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स होने का मतलब यहाँ पर जो F और V के बीच में रिलेशन होगी,
वो इस तरह से आएगी। और सेकंड, यहाँ पर जब हम वर्क डन निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो डिपेंड करेगा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर। तो अगर हम बात करें कि एक प्लेनेट सर्कुलर ऑर्बिट में या एलिप्टिकल पाथ में सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो जब उसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, उसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम आ जाएगी, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बस याद क्या रखना है कि यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास, टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मासेस m and 5m and radii r and 2r are released in free space with initial separation between their centers equal to 12r। तो हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है m और एक बॉडी है जिसका मास है 5m। अब इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस को अगर हम इंक्लूड करें तो ये है 12r इनिशियली। ओके, बात करें इनकी रेडियाई की तो ये है r और ये है 2r। If they attract each other due to gravitational forces only, then find the distance covered by the smaller body before the collision। इन दोनों के बीच में फोर्स कितना वर्क करेगा, G कैपिटल M इंटू 5m डिवाइडेड बाय, कितनी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, 12r स्क्वायर। ओके, अब जब ये क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं, जब ये कोलाइड करेंगे तो इस स्टेट में होंगे। इस स्टेट में इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी, 3r। मतलब अगर हम इस स्टेट में इनके बीच में फोर्स निकालें तो कितना आएगा, 5m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर, सॉरी 9r स्क्वायर। और इनिशियली कितना है, F इक्वल्स टू 5g m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 144 r स्क्वायर। ओके, अब जब यहाँ पर फाइनल स्टेट में है ना, जब कोलिजन हुआ, फोर्स 0 नहीं है तो हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और हमें किसकी डिस्टेंस निकालनी है, स्मॉलर बॉडी की। तो स्मॉलर बॉडी के लिए हम एक्सीलरेशन अगर निकालें तो कितना आएगा, 5g m डिवाइडेड बाय 9r स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर आकर इन्होंने कोलिजन किया। अब अगर हम बात करें सरफेस से मेजरमेंट की, ठीक है, तो ये मान लेते हैं कितनी डिस्टेंस है, x। ओके, और ये टोटल कितनी डिस्टेंस थी, 9r। तो ये कितनी डिस्टेंस बचेगी, 9r माइनस x। देखो, जब ये पोजीशन यहां पर आएगी, जब हमारे पास ये पोजीशन होगी, तो जो ये मासेस हैं इनके सरफेस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो अगर हम इनके सरफेस के बीच की डिस्टेंस देखें तो अभी कितनी है, अभी है 9r। देखो r तो इसकी है, 2r इसकी है, और इन्होंने इंक्लूड करके बताई है 12। तो 12 में से 3r को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 9r। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि इस पोजीशन पर आकर कोलिजन होता है, तो इस पोजीशन की, इसकी सरफेस से डिस्टेंस हम क्या मान रहे हैं, x कंसीडर कर रहे हैं, दी नहीं है। और ये क्या हो जाएगी फिर, 9r माइनस x। तो मान लेते हैं जो हमारे पास स्मॉलर बॉडी है,
उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, x डिस्टेंस, ठीक है। और इसकी इनिशियल स्पीड कितनी रही होगी, इन्होंने बोला कि रिलीज किया गया, रिलीज करने का मतलब जो u है वो कितना होगा, 0, ठीक है। फाइनली हमारे पास अगर एक्सीलरेशन की बात करें तो वो 0 नहीं है, am हमारे पास नॉन जीरो है और उसकी वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ पर अगर हम क्या अप्लाई करें, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, और कौन सी, सेकंड वाली, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u क्या है 0, x क्या है h, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ए एम टी स्क्वायर। ओके, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अगर हम किसके लिए अप्लाई करें, लार्जर बॉडी के लिए, तो वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, कोलिजन करने तक ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेती है, 9r माइनस एक्स। अगर इनिशियल स्पीड की बात किया जाए तो ये भी क्या है, 0, क्योंकि इसको भी क्या किया गया था, रिलीज किया गया था। बात करें एक्सीलरेशन की, तो अगर हम यहाँ पर ये निकालना चाहे एक्सीलरेशन ऑफ लार्जर बॉडी, देन क्या आ जाएगा, f को 5m से डिवाइड करेंगे और ये आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास ये भी कितना है, नॉन जीरो है। अगेन सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, इस बार h हो जाएगा 9r माइनस एक्स, u अगेन 0 है तो कितना आएगा, हाफ a 5m टी स्क्वायर। इक्वेशन 1 में am की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, हाफ 5/2 ओके। इक्वेशन नंबर, क्या करें, हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। स्मॉलर बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो क्या कर सकते हैं, 2 और 3 को डिवाइड कर सकते हैं, कितना आएगा, ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ reaches a height equal to Earth's radius before returning to Earth. The power exerted by the gravitational force, first option है remains constant throughout, is greatest at the instant just after the body is projected. So 1 by 1 करके सबको देखते हैं। हमें निकालनी क्या है, पावर, और पावर का एक एक्सप्रेशन होता है फोर्स और जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी, है ना, इन दोनों के बीच का एंगल। तो फर्स्ट ऑप्शन में, अब इसको रहने देते हैं, सेकंड पर आते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या है, इज ग्रेटेस्ट एट द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड। तो बॉडी को प्रोजेक्ट किधर किया गया है, वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ, रीचेज अ हाइट इक्वल टू अर्थ्स रेडियस। ये हमारे पास अर्थ है, मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी है, r है, और इसकी सरफेस से इस डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में उसको प्रोजेक्ट किया गया है। अब इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स किस साइड वर्क कर रहा होगा, क्योंकि वही एक फोर्स वर्क कर सकता है यहाँ पर, है ना, इस साइड, और ये जाके कहाँ पर रही है, इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच में एंगल कितना है, क्योंकि वर्टिकली प्रोजेक्ट किया है तो जाएगी तो एग्जैक्टली वाई डायरेक्शन में, ठीक है। और फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे वर्क करेगा, एग्जैक्टली वाई डायरेक्शन में। एंगल 180, और एंगल अगर 180 होगा तो पावर कितनी आएगी, नेगेटिव। थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हिट्स द अर्थ। अब ये ऊपर जाती है, मान लेते हैं कुछ टाइम के बाद नीचे भी आएगी,
जब ये नीचे आ रही होगी तो इस पर फोर्स किस साइड वर्क कर रहा होगा, सेम। इस बार इसकी वेलोसिटी भी नीचे आ गई है ना। जब आप प्रोजेक्ट करोगे किसी पार्टिकल को या किसी बॉडी को तो वो एक हाइट तक जाएगी, उसके बाद क्या होगा, वापस आएगी। तो वापस आने वाली सिचुएशन ये है, यहाँ पर एंगल्स कितने हैं, 0, दोनों पैरेलल आ गए। और 0 होने का मतलब यहाँ पर P कितना हो जाएगा, FV, क्योंकि cos 180 कितना होता है, -1, और cos 0 कितना होता है, 1। इज ग्रेटेस्ट एट द हाइएस्ट पोजिशन ऑफ द बॉडी। मान लेते हैं ये यहाँ पर है, ये इसकी हाईएस्ट पोजीशन है, ठीक है। अब जब ये हाईएस्ट पोजीशन पर जाएगा तो कुछ टाइम के लिए क्या होगा, वहीं पर रुक जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। फोर्स कहाँ वर्क कर रहा है, अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अगर हम पावर निकालें तो क्या आ जाएगी, V ही 0 आ गया तो पावर 0 आ जाएगी। तो क्या ये ऑप्शन करेक्ट है, हाईएस्ट पॉइंट पर तो पावर कितनी हो गई, 0। और इसकी बात करें, अर्थ को हिट करने से पहले पावर कितनी होगी, FV, जो अभी तक की सबसे ज़्यादा वैल्यू है, 0 से ज़्यादा है और इससे भी ज़्यादा है। तो ये एक ऑप्शन है करेक्ट। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आंसर ये आया था, तो ये तो मैक्सिमम नहीं है। इसकी बात करें, जो पावर है वो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट दी पाथ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो क्या सेम है, आपने जब स्टार्टिंग की, ठीक है, प्रोजेक्ट किया, तब ये सिचुएशन थी, पीक पर गई, ठीक है, तो ये सिचुएशन आई, वापस आई तो ये वाला केस आ गया। तो सेम तो नहीं है, तो ये भी गलत है, ये भी और ये भी। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय मास ऑन अर्थ सरफेस। अभी तक हमने जो एक्सीलरेशन पढ़ा, ठीक है, वो जनरल था, ओके। वहां पर हम कोई भी 2 मासेस ले सकते हैं। अगर हम स्पेशली किसकी बात करें, अर्थ की, कि एक तो मास वहां पर जो आएगा वो किसका आएगा, अर्थ का आएगा, ठीक है। दूसरा, हम कोई भी रैंडम मास ले लेंगे, कोई सैटेलाइट हो सकती है, कोई दूसरा प्लेनेट हो सकता है, कोई पार्टिकल हो सकता है ना, कोई भी बॉडी हो सकती है, ओके। उस सिनेरियो में फर्स्ट जो हमारे पास केस है कि जो हमारे पास वो मास है वो कहाँ पर है, अर्थ की सरफेस पर है, ठीक है। तो हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ का मास कितना ले लेंगे, e डिनोट करने के लिए कि अर्थ का मास है। और इसकी सरफेस पर हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल है, कितना मास है उसका, स्मॉल है। अब इन दोनों के सेंटर्स के बीच की अगर हम डिस्टेंस निकालें वो कितनी आएगी, r। तो यहां से जो फोर्स आएगा इन दोनों के बीच में, अर्थ पार्टिकल पर लगाएगी और पार्टिकल अर्थ पर, वो कितना आएगा, ये। यहाँ पर r क्या है, एग्जैक्टली किसके इक्वल है, r के। एक्सेलरेशन चाहिए, कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स को मास से डिवाइड कर दो, ठीक है। हमें किसका जानना है, स्मॉल मास का एक्सेलरेशन जानना है, ठीक है। स्मॉल मास का एक्सेलरेशन जानना है तो कितना आ जाएगा, इस फोर्स को स्मॉल m से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। दूसरा सिनेरियो आता है जब हम अर्थ के सरफेस से थोड़ा हाइट पर अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। तो वहां पर फोर्स कितना आ जाएगा, r क्या होगा, हमारे पास अर्थ है, अर्थ से h हाइट पर हमने अपने पार्टिकल को रख दिया, पार्टिकल है, बॉडी है, जो भी है, ठीक है। तो वहां पर r कितना होगा, हमें अर्थ सरफेस तक जो रेडियस है, डिस्टेंस है, वो कितनी है, r। और उसके बाद हम कितनी हाइट पर रख रहे हैं, h पर। तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी, सेंटर से मास की, r प्लस h, ओके। इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास एक्सीलरेशन आएगा, है ना, या ग्रेविटी आएगी, इस पार्टिकल पर जो ग्रेविटी वर्क करेगी h हाइट पर, वो ये होगी। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब अगर हम अगेन कंसीडर करें कि जो h है वो r की कंपैरिजन में, मतलब जो अर्थ की रेडियस है उसकी कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटी है ना, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। r क्या बन जाएगा,
आर ई। तो यहाँ पर अगर हम क्या देखें अब ग्रेविटी, उसका नया एक्सप्रेशन क्या है, जी 1-2h/r। जी क्या है, ये जो हमने अभी यहाँ पर निकाला वही है। ठीक है, ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बिलो द अर्थ सरफेस एट डेप्थ डी। हमारे पास अगेन पार्टिकल है, कितना मास है उसका m, और इस बार उसको ये जो अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये वाली जो बाउंड्री है, इस अर्थ सरफेस के अंदर कितनी डेप्थ पर, डी डेप्थ पर रखा है। अब जब हम फोर्स देखेंगे तो हमें तो क्या चाहिए, आर चाहिए। आर कहाँ से मेजर करते हैं हम, सरफेस से मेजर नहीं करते, अर्थ के सेंटर से मेजर करते हैं। तो इस बार हमें इतनी डिस्टेंस चाहिए होगी, और ये पूरी कितनी है, आर ई। इतनी को माइनस करेंगे कितना आएगा, आर ई माइनस डी। ओके, यहाँ पर जब हम फोर्स का जो एक्सप्रेशन लिखेंगे वो क्या आएगा, जी एम मास ऑफ अर्थ इंटू एम डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर, और एक फैक्टर आ जाएगा आर ई माइनस डी। थोड़ा सा देखने में ऑकवर्ड लग सकता है, बट ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है, ये जो अर्थ है इसका जो पूरा मास है वो फोर्स नहीं लगा रहा है। ठीक है, अर्थ का कितना मास फोर्स लगा रहा है, जो इस डॉटेड सर्कल के अंदर है, तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और जब उसको कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर हमारे पास कुछ इस तरह का फोर्स निकल के आता है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमसे ग्राफ पूछ लिया जाता है, जी वर्सेस आर ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, हमारे पास जो जी के एक्सप्रेशन थे वो आर ई की टर्म्स में थे, एच और डी की टर्म्स में थे, तो हमने उनकी वैल्यूज को रिप्लेस किया और हमारे पास ये नए एक्सप्रेशन आ गए। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिससे हम यहाँ पर इसको ड्रॉ कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें आर की वैल्यू किस इस तरह से दी होती है, तो हमारे पास जब आर किससे कम है, आर ई से, वो वाला ये रीजन हो जाएगा। ठीक है, आर इज लेस देन आर ई, और जब हमारे पास आर ग्रेटर देन है किससे, आर ई से, तो उसका ये वाला रीजन हो जाएगा। ओके, तो हम इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। हमारे पास जब आर ई वैल्यू होती है, आर किसके इक्वल होता है, आर ई के, देन हमारे पास ये वैल्यू आती है ग्रेविटी की। ठीक है, हम इसको सोल्व करेंगे, ये सब यहाँ पर कांस्टेंट है, जी की वैल्यू हमें पता होती है, मास पता होता है, आर की वैल्यू हमें पता होती है। ठीक है, जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमें एक नंबर मिल जाएगा, या हम बोल सकते हैं ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो हमें यहाँ पर एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि जी की ये वैल्यू आई है हमारे पास, मतलब जब रेडियस कितनी है, आर ई, तो हम उसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, जब हम लेस देन की बात करते हैं, लेस देन मतलब डेप्थ की बात करेंगे, तो डेप्थ हमारे पास ये आ जाएगी, यहाँ पर जो जी डी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, आर के। देखो जी यही वैल्यू है, ये तो हमने कहा कांस्टेंट है, एक नंबर है। ठीक है, आर आर चेंज हो रहा है, डेप्थ में और ज्यादा अंदर जाएंगे तब आर ई फिक्स है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जी डी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट नहीं है, इनफैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। और ऐसा जब होता है तो हमारे पास कैसी इक्वेशन आती है, इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, यहाँ पर y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस वाले रीजन के लिए हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। जब हम किसकी बात करते हैं, अर्थ सरफेस से बाहर, है ना, जब हमारी जो आर की वैल्यू है वो आर ई से, जो रेडियस ऑफ अर्थ है उससे ज्यादा हो जाएगी, देन हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है और जो डिपेंडेंसी आती है वो क्या रहती है, 1/r²।
और इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, तो जब हम इस साइड जा रहे हैं, ठीक है, तो आर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आर क्या होता है, आर होता है आर ई प्लस एच। तो बेसिकली यहाँ पर आर के इंक्रीज होने का मतलब है एच इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे एच इंक्रीज हो रहा है, हम इस साइड जा रहे हैं, एच इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो कम होती जा रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो आर ई से कम है, मतलब हम अर्थ सरफेस के इनसाइड में है। जब हम इस साइड जाएंगे तो आर की वैल्यू कम होती जाएगी। कैसे, आर होता है आर ई माइनस डी। जब हम अर्थ सरफेस में, अर्थ के अंदर, ठीक है, उसके सेंटर की साइड जाएंगे, ठीक है, तो जो डी की वैल्यू क्या है, बढ़ती जाएगी। हमारे पास डी क्या होता है, ये हमारे पास अर्थ है और ये हमारे पास डी हाइट है, ये अर्थ का सेंटर। तो जब हम इसकी साइड जा रहे हैं, यहाँ पर इसकी साइड जा रहे हैं, तो डी तो बढ़ता चला जाएगा, है ना। अभी इतना है, हो सकता है कुछ टाइम के बाद फिर इतना आ जाए। तो डी बढ़ता जा रहा है कब, जब हम सेंटर की साइड जा रहे हैं, मतलब जब हम इस साइड जा रहे हैं। आर इक्वल्स टू 0 मतलब सेंटर ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर जो ओरिजिन है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर ऑफ अर्थ को। और जब हम सेंटर की साइड जा रहे हैं, दैट्स मीन डी इंक्रीज हो रहा है, आर डिक्रीज हो रहा है, और इसका मतलब है कि डी इंक्रीज हो रहा है। आर ही तो फिक्स है, ठीक है। तो जब डी इंक्रीज हो रहा है तब क्या हो रहा है, इस तरह से देखो, यहाँ पर जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। यहां से एक रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट क्या है कि हमारे पास एच की वैल्यू इंक्रीज हो या फिर डी की वैल्यू इंक्रीज हो, मतलब अर्थ सरफेस से हाइट पर हम जाए, है ना, हाइट को इंक्रीज करते चले जाए अर्थ सरफेस से, या फिर डेप्थ को इंक्रीज करते चले जाए। दोनों केसेस में जो जी की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। तो मैक्सिमम कहां पर आएगी, मैक्सिमम आएगी जब हमारे पास आर किसके इक्वल होगा, आर ए के, और ये आ जाएगा G इक्वल्स टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है। ओके, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, जो फोर्स वर्सेस आर है उसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, अगर हम बात कर रहे हैं एक सॉलिड स्फीयर की या फिर अर्थ की, क्योंकि अर्थ भी क्या है, हम इसे एक सॉलिड स्फीयर कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अभी हमने फॉर्मूलाज देखे फोर्स का, ठीक है, जो अर्थ है उसके इनसाइड में या उसकी सरफेस पर या उसके बाहर, ठीक है, एच हाइट पर, तो वहाँ पर हमारे पास आर की ये कुछ डिपेंडेंसी आ रही थी। एग्जैक्टली हम अर्थ सरफेस के ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आ जाएगा और यहाँ पर सब कांस्टेंट है। ओके, तो मान लेते हैं जब एग्जैक्टली आर ई हाइट पर है जो पार्टिकल है, तो उसकी ये वैल्यू आ जाएगी फोर्स की। ओके, लेकिन जब वो अर्थ के अंदर है या स्फीयर के इनसाइड में है, या हम क्या बोल रहे थे, डेप्थ, है ना, जब हमारे पास डेप्थ होगी कि अर्थ के अंदर इतनी हाइट पर जो हमारा पार्टिकल है वो सिचुएटेड है, उस सिचुएशन में हमारे पास ये डिपेंडेंसी आती है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, आर के। सिमिलरली जैसे हमने किसके लिए निकाला था, ग्रेविटी के लिए। ओके, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं देन एच हाइट पर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। इसके लिए हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा और इसके लिए ये ग्राफ आ जाएगा।
ठीक है, ये क्या है, एक लाइन की इक्वेशन होती है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, एग्जाम में आपको दे सकते हैं कुछ इस तरह का ग्राफ, इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वो सिंपली क्या करेंगे, आपको बता देंगे कि हमें किसके लिए चाहिए, किसी सॉलिड स्फीयर के लिए या फिर सिंपली अर्थ के लिए, और क्या जानना है, फोर्स वर्सेस आर ग्राफ कौन सा करेक्ट है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो हमने तो ये पढ़ा है, तो आप ये ड्रॉ करोगे। लेकिन अगर ऑप्शंस इस तरह से आ जाए, सेम है बट ये पॉजिटिव है पूरा ग्राफ और ये नेगेटिव, ओके, तो ऐसे में आपको कौन सा करेक्ट करना है, तो आप ये करेक्ट करोगे। क्यों ये करेक्ट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जो फोर्स पढ़ रहे हैं वो कैसा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको अट्रैक्ट करता है, और जब हम अट्रैक्शन की बात करते हैं तो हमेशा एक नेगेटिव साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर एक तरह से हम देखें तो हमारी जितनी भी फोर्स की वैल्यूज आ रही होंगी वो नेगेटिव साइन के साथ में आ रही होगी। तो आप ऐसा मान सकते हो कि यहाँ पर जो फोर्स दिया हुआ है वो विद डायरेक्शन है, और विद डायरेक्शन है तो नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, हमने एक्सप्रेशन में क्या लिखा था, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे इसलिए हमने सिर्फ Gm/r² लिखा था, बट अट्रैक्टिव होता है तो आपको नेगेटिव साइन कंसीडर करते हुए ग्राफ दिया जा सकता है। ओके, उस सिचुएशन में आप इसको करेक्ट करोगे। ओके, नेक्स्ट आपसे वो पूछ रहा है एक होलो स्फीयर के लिए। हमारे पास स्फीयर है, होलो स्फीयर, और हम r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले रहे हैं। अब ये पॉइंट कहाँ है, होलो स्फीयर के इनसाइड में है। इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, 0। ओके, तो जब हमारे पास जो r है वो रेडियस से कम है, देन अब हम यहाँ पर e नहीं लगा रहे हैं, e लगा देंगे तो क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ। लेकिन हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, होलो स्फीयर की, और अर्थ कैसे स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। ओके, तो ये किसी भी जनरल स्फीयर की हम बात कर रहे हैं जो होलो है, अंदर से खाली है। अब यहाँ पर ये सिचुएशन आ जाएगी, फोर्स आ जाएगा 0 जब ये कंडीशन होगी। अगर हम बात करें ऑन दिस स्फीयर, हमने इसी की सरफेस पर क्या ले लिया है, एक पॉइंट, तो यहाँ पर r किसके इक्वल हो गया, रेडियस ऑफ स्फीयर के, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अगेन जब हम आउटसाइड लेंगे, आउटसाइड h हाइट पर हमने क्या ले लिया है, सरफेस से h हाइट ली है, तो टोटल r कितना हो जाएगा, r+h। तो देखने से ही पता चल रहा है r क्या हो गया है, रेडियस से बड़ा हो गया है, देन हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा। अगेन ये सब मैग्नीट्यूड है, अगर आप विद डायरेक्शन देखोगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा। तो अगेन आप, अब हम जैसे यहाँ पर क्या बनाने वाले हैं, ग्राफ। ओके, तो यहाँ पर 2 तरह से ग्राफ बन सकते हैं, मतलब एग्जाम में आपके पास आ सकते हैं। अगर वो एज अ मैग्नीट्यूड दे रहा है देन वो आपको हमेशा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जहाँ पर r भी पॉजिटिव है और फोर्स भी पॉजिटिव है, यहाँ पर आपको क्या करेगा, ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। अगर वो नेगेटिव साइन को कंसीडर कर रहे हैं देन वो क्या लेंगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, जहाँ पर रेडियस जो डिस्टेंस है वो तो क्या है, पॉजिटिव, लेकिन फोर्स कैसे है, नेगेटिव। ग्राफ देखें अगर क्या आ जाएगा, ये r है, ये फंक्शन ऑफ r मतलब फोर्स, ये क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो इस पोर्शन के लिए हमारे पास फोर्स क्या है, 0, दैट्स मीन हमारे पास ये लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट, ओके, अब यहाँ पर r की जब हम बात करेंगे, एग्जैक्टली r के इक्वल होगा रेडियस ऑफ स्फीयर के, तो हमारे पास एक नॉन ज़ीरो और नॉन चेंजेबल वैल्यू आएगी, क्योंकि रेडियस तो फिक्स है, मास भी फिक्स है, तो ये एक हमें नंबर मिल जाएगा। मान लेते हैं ये हमारे पास वो नंबर है इस हाइट पर। अब इसके बाद जब हम जाएंगे, ओके, इसके बाद हमारे पास ये सिचुएशन आती है, यहाँ पर क्या है,
F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, आर स्क्वायर के, देन ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ग्राफ। सिमिलरली अगर हम इसको क्या करें, फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ करें तो क्या आ जाएगा, ओके। अभी देखिए हमने जब किसकी बात की, फोर्स की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन। जब हम किसकी बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, है ना। जिस तरह का फोर्स है उसी तरह का एक्सीलरेशन आ जाएगा। जैसे हमने लास्ट चैप्टर्स में भी देखा था, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो हमारे पास कैसा एक्सीलरेशन आता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब क्योंकि ग्रेविटेशनल जब हम फोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम इसको एक और सिंबल से यूज कर लेते हैं, जी, और क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। लेकिन इसे एक और चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ओके, इनमें से कोई भी वर्ड आपको दिया है मतलब उनका यही है। और कैसे निकाल सकते हैं, F बाय एम से। यहां पर एफ जी क्या होता है, ओके। तो यहां पर हमें जिसके लिए भी क्या निकाल रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मतलब जी क्या हो जाएगा, एफ जी बाय एम। तो ये क्या है, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, समटाइम्स इसको क्या लिख देते हैं, ई जी भी लिख देते हैं, आई जी भी लिख देते हैं। यूनिट वही होगी जो एक्सीलरेशन की आती है, ठीक है। और अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं स्पेशली, तो जी की वैल्यू कितनी आएगी वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर न्यूमेरिकल में आपसे ये टर्म बोली जा रही है, इसके बारे में बात की जा रही है, देन क्या होगा, वो ग्रेविटी ही है, ठीक है। तो सेम फॉर्मूलाज आप यूज करोगे। In a gravitational field, the gravitational potential is given by this. Find the gravitational field intensity at this point. हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, मतलब सिंपल से वर्ड में अगर बोले तो ग्रेविटी निकालनी है। ग्रेविटी कैसे निकाल सकते हैं, लास्ट चैप्टर्स में हमने एक रिलेशन पढ़ी थी कि जब कोई कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो हम उसे कुछ इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो वो किसका फंक्शन होता है, हाइट का या डिस्टेंस का। तो हम उसको डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं और उसका नेगेटिव लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स। ओके, अब यहाँ पर इन्होंने 3 पॉइंट्स दिए हैं, मतलब आप एक तरह से सोच सकते हो कि 3D डायमेंशन की बात की है ना। तो यहाँ पर हम इसको चेंज करके या एक्सटेंडेड टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, जो भी हमारे पास पोटेंशियल है उसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, साथ में आई कैप आएगा। अगर हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो j कैप आएगा, z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो k कैप आएगा। अब यहाँ पर जो फाइनल आपको आंसर मिलेगा वो वेक्टर की फॉर्म में मिलेगा। अब यहाँ पर r का क्या मतलब है, r होता है पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब होता है कि हमारे पास यहाँ पर जो v का एक्सप्रेशन होगा या जो भी हमें वैल्यू दी होगी उसमें x, y और z तीनों होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें पॉइंट तो तीनों दिए हैं, लेकिन बात करें v की एक्सप्रेशन की तो ये सिर्फ क्या है, यहाँ पर सिर्फ x है और ये कितना है। तो यहाँ पर जब y और z है ही नहीं तो क्या हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। क्या आएगा, सिर्फ ये आएगा। तो इनकेस अगर आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से दे भी दिया जाए +y, है ना, तो उस सिचुएशन में आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा।
यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो उससे अलग जितने भी नंबर्स होंगे, जितनी भी क्वांटिटीज होंगी, वो सब हमारे लिए कांस्टेंट है। तो k क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। x को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन में हमारे पास फॉर्मूला होता है x की पावर n, और इसको डिफरेंशिएट करने से हमें मिलेगा n x की पावर n-1। यहाँ पर x क्या है, इसको ऊपर ले आते हैं, कितना आ जाएगा? -1। तो क्या आएगा ये? -1 x की पावर -2 आई कैप। तो फोर्स कितना आ गया? k x -2 आई कैप। ओके, अब इन्होंने पॉइंट दिया है कि हमें इस पॉइंट पर चाहिए, देन क्या करें? वैल्यू रख देते हैं। x की कितनी वैल्यू रखेंगे? 2, y कितना है? 0, z कितना है? 3। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ क्या है, यहाँ पर x है, तो सिर्फ x की वैल्यू आएगी। नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर फोर्स कितना आ गया है? k/4 आई कैप। हमें क्या निकालनी है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, मतलब ग्रेविटी। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो क्या हो जाएगा? F/m। और अगर हम वेक्टर के साथ में देखें तो क्या आ जाएगा? अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने मास नहीं दिया है। किस मास की हमें ग्रेविटी चाहिए, या किस मास की हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देखनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 कंसीडर कर लेते हैं। ओके, वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा जी? यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विद डायरेक्शन बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम अर्थ के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं कि हमारे पास अर्थ है जिसके पास मास है, ठीक है, और इसके कारण किसी भी दूसरी बॉडी पर जिसके पास मास है उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा होगा, ठीक है। अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को जिसके पास मास है उस पर कुछ वर्क करते हैं या उससे कुछ वर्क कराते हैं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है। कितना चेंज होगा वो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास अर्थ है जिसके कारण किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है वो हम इससे निकाल सकते हैं। मान लेते हैं अर्थ की रेडियस कितनी है? r, और हमारे पास एक पार्टिकल है इनिशियली q पॉइंट पर, पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है? स्मॉल है। ओके, हम इसको कहां से कहां पर ले जा रहे हैं? Q से P पर ले जा रहे हैं, और हम जानना चाहते हैं कि यहां से यहां तक जाने में इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ। तो कैसे निकाल सकते हैं? हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें जो अर्थ है उसका मास चाहिए होगा, जो ऑब्जेक्ट है उसका मास चाहिए होगा, और साथ में इस पार्टिकल की इनिशियली जो अर्थ का सेंटर है उससे कितनी डिस्टेंस है और फाइनली कितनी डिस्टेंस है वो चाहिए होगी, ठीक है। नेगेटिव साइन हमेशा आएगा। अब ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? इससे पहले भी हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल चुके हैं, लेकिन वो कब थी? अगर अर्थ की सरफेस के पास कोई ऑब्जेक्ट है h हाइट पर, और उसकी वो हाइट अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। अगर रेडियस से ज्यादा है देन हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, इतना क्लियर हुआ। दूसरा, अर्थ यहाँ पर जो ये जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण, ठीक है। और ये करती कैसे है? इस ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उन पर एक ग्रेविटी वर्क कर रही होती है, ठीक है। ग्रेविटी मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन आ जाता है।
लेकिन वो आता कब है, जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली मोशन करता है। ठीक है, मतलब ये जो ग्रेविटी है, ये जो एक्सीलरेशन है, ये हमेशा वाई डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो ग्रेविटी हमेशा किस डायरेक्शन में मिलेगी, वाई डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पर जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं, तो हम जितने भी मोशन पढ़ेंगे वो सब वर्टिकल डायरेक्शन में होंगे। उसमें जो मोशन हो रहा होगा, पार्टिकल या बॉडी ऊपर या नीचे जा रही होगी, वो वर्टिकली मोशन हो रहा होगा। ओके, अब यहाँ पर तो क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। अगर हमें उसकी एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, सपोज मैं बोल रही हूँ कि मुझको मास m की पोटेंशियल एनर्जी जाननी है, कहाँ पर, पॉइंट P पर। तो कैसे निकाले, इसके लिए हम ये कंसीडर करते हैं, रेफरेंस लेंगे। रेफरेंस क्या लेना है, जब यहाँ पर हमने रेफरेंस लिया था तो हम जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी उसको जीरो कर देते थे, और उसको जीरो करने के लिए हम हाइट को जीरो कर देते थे। ठीक है, हाइट को जीरो क्यों करते थे, क्योंकि u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हाइट के। तो अगर हमें एनर्जी को जीरो करना है तो हम हाइट को ही जीरो कर देते थे, और हमारे पास सिर्फ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बचती थी। ठीक है, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो पार्टिकल है या जो बॉडी है उसकी फाइनल पोजीशन पर, ठीक है, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इससे पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस बार अगर हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो करना चाहे, क्योंकि ये फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। अगर हम इसको जीरो करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस बार इसको इनफाइनाइट लेना होगा। ठीक है, तो ले लेते हैं। तो जो फाइनल पोजीशन है उसको हम क्या रख रहे हैं, आर। हम बोल रहे हैं कि जो हमारा पार्टिकल है मास m, उसको हम इनफाइनाइट से कहां पर लेके आए हैं, पॉइंट P पर, और उसकी जो डिस्टेंस है कहां से, अर्थ के सेंटर से, कितनी है, r। अब हमें ये बता दो कि पॉइंट P पर ये जो पार्टिकल है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अगर हम चेंज जानना चाहते हैं तो वो भी यही आएगा, और अगर हम सिंपली बोल रहे हैं कि इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो वो भी यही आएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाली टर्म तो जीरो हो गई, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, कैसे आया, सिंपली इनको यहाँ पर पुट किया है। ओके, नेक्स्ट हमसे पूछा जा सकता है कि वर्क डन कितना हुआ। आप जब पार्टिकल को यहाँ से यहाँ पर लेके गए तो कितना वर्क डन आपने कराया, और ये पूछ रहे हैं एक्सटर्नल वर्क डन। तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में जितना भी चेंज हुआ है वही क्या होगा, वर्क डन। लेकिन यहाँ पर वर्ड्स का ध्यान रखना, अगर उन्होंने पूछा कि ग्रेविटी के कारण कितना वर्क डन हुआ है या ग्रेविटी ने कितना काम किया है, देन आप क्या करोगे, वो वर्क डन निकालने के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एक तो ये हो गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या सिर्फ यही होती है, नहीं, नॉर्मली भी हम किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, याद क्या रखना है, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो चार्जेस पर डिपेंड नहीं करती, मास पर डिपेंड करती है। जब आप 12th में पढ़ते हो पोटेंशियल एनर्जी, वो वहां पर चार्ज पर डिपेंड कर रही होती है। तो अगर हमारे पास कोई सिस्टम है जिसमें कुछ मासेस है तो हम वहां पर उनकी भी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। कैसे, मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम है और उसमें केस 1 में हम ले लेते हैं सिर्फ 2 मास हैं, एक कैपिटल M और एक स्मॉल m, कुछ इस तरह से रखे हुए हैं r डिस्टेंस पर, और वो हमसे जानना चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपिटल M मास। ओके, क्या आ जाएगी, क्योंकि किसी की भी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, मास तो दोनों आएंगे और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में वो कभी आपको बताएंगे ही नहीं कि इनिशियली जो पार्टिकल था, सपोज वो बोल रहे हैं ये कि उनको स्मॉल मास m का जो पार्टिकल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जाननी है,
ठीक है, तो वो आपको बताएंगे ही नहीं कि इनिशियली वो कहाँ पर था। हाँ, ये बता देंगे कि फाइनली वो इससे r डिस्टेंस पर है। तो अब इसके कारण इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ वो जानना है। तो अगर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है तो भी हम क्या लेंगे कि वो इनिशियली इनफाइनाइट पर था। अगर उन्होंने बता दिया खुद ही कि इनफाइनाइट पर था तो अच्छी बात है। इन केस अगर वो बोल दे कि वो पहले 5 सेंटीमीटर पर था, ठीक है, और अब वो कितना है m से 3 सेंटीमीटर पर है, तो उन्होंने पोजीशन बता दी। अगर वो बोल दे फॉर एग्जांपल कि ये जो मास था पहले यहाँ पर था और ये कैपिटल M से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर था, तो ये उन्होंने क्या बता दी, r इनिशियल। और अब वो कहाँ पर है, इस पोजीशन पर, ये कितना है, मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, तो ये क्या बता दिया अब इन्होंने, r इनिशियल। तो इस सिचुएशन में भी आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। अगर इनिशियल फाइनल उन्होंने नहीं बताया है देन क्या करना है, देन सिंपली आपको इनफाइनाइट को इनिशियल मान लेना है और जो अभी डिस्टेंस है उसको फाइनल। ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं तो वो इसके कारण आएगी, और अगर इसकी पूछ रहे हैं तो इसके कारण आएगी। ओके, अगर यहाँ पर 2 से ज्यादा मास है, क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम में हम एक से ज्यादा बॉडीज ले सकते हैं, एक से ज्यादा पार्टिकल्स ले सकते हैं। अगर उन्होंने बोला कि एक या 2 से ज्यादा मासेस है, मान लेते हैं m1 m2 m3, 3 मासेस है, ठीक है। अब वो क्या जानना चाहते हैं, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जानना चाहते हैं। ओके, ये एक सिस्टम है, ये 3 पार्टिकल्स है। अब वो उन्होंने ये नहीं बताया कि किस मास पर जानना चाहते हैं, ये किस मास की पोटेंशियल एनर्जी जाननी है। उन्होंने कहा इस पूरे सिस्टम की चाहिए। देन आप क्या करोगे, पेयर बनाओगे। पेयर कैसे, इन दोनों मासेस का एक पेयर लोगे, ठीक है, यहां से 1 पेयर आ जाएगा। इन दोनों मासेस का एक पेयर लोगे और एक पेयर इन दोनों मासेस का लोगे। पेयर क्यों ले रहे हैं, हमें जब पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होती है तो 2 मास चाहिए होते हैं, तो पेयर हम इसलिए बना रहे हैं जिससे हम इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाए। तो एक पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ से आएगी, दूसरी यहाँ से, तीसरी यहाँ से। सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो अब सबको ऐड कर दो। ये तो सिंपल केस था, इसलिए आपने काउंट करके देख लिया कितने पेयर बन रहे हैं। इन केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, है ना, सिस्टम 3 या 3 से ज्यादा मास है वहां पर और आपको समझ नहीं आ रहा है कि टोटल कितने पेयर बनेंगे, देन आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। नंबर ऑफ पेयर्स किसके इक्वल आएंगे, n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मासेस, ठीक है। तो यहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा कि कितने पेयर आपको यहाँ पर लेने हैं या कितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आपको ऐड करनी है। यहाँ पर कितनी आएंगी, 3, तो हमने तीनों की पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। फॉर्मूला, फॉर्मूला अगेन, अगर उन्होंने बोला कि इनफाइनाइट पर थे इनिशियली, तो अब क्या करना है, जो इनिशियल है वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा, और फाइनल इसके लिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इस पेयर के लिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और इसके लिए इनके बीच की डिस्टेंस, जो मास ले रहे हो उनके बीच की सिंपली डिस्टेंस वहां पर रखनी है। ओके, फॉर्मूला ये यूज हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर अगर वो पूछ ले फॉर एग्जाम्पल कि हमें पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नहीं चाहिए, सिर्फ किसकी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m2, देन क्या करना है, देन हमें वो पेयर लेने हैं जिसमें m2 मास आ रहा है। ये m1 है, ये m2 है और ये m3। हमें m1 मास की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो किस किस के कारण आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आती है मास के कारण, ठीक है। तो इस मास पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एक तो इसके कारण आएगी, m2 के कारण, और दूसरी m3 के कारण। बस, और तो कोई पेयर जरूरी नहीं है, हमें सिर्फ किसकी निकालनी है, m1 की, सॉरी m2 की निकाल रहे हैं ना, तो m2 के लिए एक आ जाएगा m2 m1 और एक आ जाएगा m2 m3। तो सिर्फ वो पेयर लेने हैं जिसमें m2 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा।
ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या दिया है हमें? फाइंड द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m व्हेन टेकन टू हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अगर हम इनिशियल सिचुएशन देखें, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है मास m का, वो कहां पर था? अर्थ की सरफेस पर, है ना, यहां पर। अर्थ है, रेडियस ले लेते हैं RE और मास ले लेते हैं ME। तो बता सकते हो जो यहां से इनिशियल आएगा R, वो कितना होगा? उसकी सेंटर से जब हम हाइट निकालेंगे कितनी आएगी? जितनी अर्थ की रेडियस है। तो RI कितना आ गया है? RE। ओके, फाइनली कहां पर है वो? फाइनली उसको हम अर्थ की सरफेस से कहां पर ले गए हैं? h हाइट पर। सरफेस से h हाइट पर लेके गए हैं, दैट्स मीन यहां पर है। ओके, तो R फाइनल कितना होगा? देखो h तो ये है और RE ये है, क्योंकि हमें कहां से चाहिए? सेंटर से। तो ये कितना हो जाएगा? RE प्लस H। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ? एक मास है अर्थ का और एक है ऑब्जेक्ट का, और डिवाइडेड बाय क्या होगा? 1 बाय RF माइनस 1 बाय RI। कितना आ जाएगा? ओके, तो ये क्या आ गया है? आंसर। लेकिन वो आपसे और क्या पूछ सकते हैं? इसी को आगे पूछ सकते हैं जी के टर्म्स में, कि हमें पोटेंशियल एनर्जी किसकी टर्म्स में चाहिए? ग्रेविटी की। अब हम अर्थ की बात कर रहे हैं, तो अर्थ के लिए अगर हम अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी देखें कितनी होती है? Gm बाय RE स्क्वायर। क्या करना है? यहां से इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ओके, यहाँ पर हमेशा यही एक्सप्रेशन यूज होगा जब भी वो आपसे ग्रेविटी की टर्म्स में पूछेंगे। तो आपको ग्रेविटी कौन सी लेनी है? जो अर्थ की सरफेस पर है, जब तक वो मेंशन ना करे कि हमें h हाइट पर चाहिए या डेप्थ पर चाहिए, आप यही एक्सप्रेशन यूज करोगे। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर दी है, तो हम एक्सप्रेशन भी कौन सा यूज करेंगे? जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में यूज किया था, उसकी हेल्प से जो पोटेंशियल आएगा। ठीक है, पोटेंशियल की अगर हम बात करें, सिंपली होता क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, जिस पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं उस पर अगर कोई पार्टिकल है तो उसका मास कितना है। ठीक है, तो ये जब हम रखेंगे यहाँ पर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? Gm बाय R। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें स्मॉल m नहीं है, मतलब जो पार्टिकल है वो किस हाइट पर रखा है सिर्फ ये मैटर करता है, उसका जो एक्चुअल मास है वो मैटर नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर आपसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में पूछा जाता है तो इतना इनफ है। अभी जैसे हमने सिस्टम की बात की है ना, हमें दो मासेस दिए हैं और वो उन्होंने पूछा कि सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो हमने उसके लिए एक्सप्रेशन देखा। इन द सेम वे वो हमसे क्या पूछ सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर इन मासेस के कारण नेट पोटेंशियल कितना होगा। मान लेते हैं हमारे पास ये एक सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम। अब यहाँ पर ये कुछ 3 मासेस हैं, इन मासेस के कारण इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल वर्क करेगा, हमें वो चाहिए। देन हम क्या कर सकते हैं, इस मास के कारण P पर कितना पोटेंशियल आएगा, प्लस इस मास के कारण कितना आएगा,
प्लस इसके कारण कितना आएगा, ठीक है। और एक्सप्रेशन क्या यूज होगा, अगर आपको इनिशियल और फाइनल दिया हुआ है तो ये यूज करोगे। अगर उन्होंने कुछ नहीं दिया है या बोला है कि इनफाइनाइट से आर पर लेके आए हैं, देन हम ये यूज करेंगे। देखो इससे पहले तक जब हम पोटेंशियल पढ़ते थे तो वहां पर हमें पोटेंशियल दिया होता था, अब तक हमने निकाला नहीं है, कहीं पर भी निकाला है तो वहां पर हमें फोर्स दिया होगा, फोर्स की हेल्प से जो फोर्स और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होता है वहां से हमने निकाल लिया। बिना फोर्स की बात किए, बिना उस रिलेशन को यूज किए हमने अभी तक पोटेंशियल नहीं निकाला है। 12th में हम जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर हमारे पास पोटेंशियल का एक और फॉर्मूला आता है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि ये पोटेंशियल मास के कारण आ रहा है और वो पोटेंशियल चार्जेस के कारण आता है। यहाँ पर चार्ज कितना है वो मैटर नहीं करेगा और वहाँ पर मास कितने हैं वो मैटर नहीं करेंगे। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द वैल्यूज ऑफ जी आर दिस एंड दिस। तो हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। कहाँ से, ये अर्थ हो गई हमारे पास और ये हाइट h जो हमें फाइंड करनी है अर्थ की सरफेस से। अर्थ की रेडियस कितनी दी हुई है, r e। हमें वैल्यूज दी है पोटेंशियल की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, क्या लेंगे। देखो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बारे में बात नहीं की है, देन हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इनफाइनाइट टू आर वाला, ठीक है। आर कितना है, यहाँ पर हम कितनी हाइट की बात कर रहे हैं, जिस पोजीशन की हम बात कर रहे हैं वो पोजीशन है आर ई प्लस एच हाइट पर, सेंटर से इतनी डिस्टेंस पर। अब इसकी वैल्यू दी हुई है 5.4 इंटू 10⁻⁷ इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आर ई प्लस एच। माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, और क्या दिया है, ग्रेविटी दी है। अब ये देखो डेप्थ की बात नहीं कर रहे हैं, एट द सरफेस बात नहीं कर रहे हैं, एच हाइट पर है, तो उसके लिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाता है, ये, ठीक है। सिंपल फोर्स बाय एम कर सकते हैं, या फिर आपको एग्जैक्टली अगर याद है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, ये दिया हुआ है 6, तो ये इक्वेशन नंबर 2। क्या कर सकते हैं, g बाय आर ई प्लस एच, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, कर देते हैं। ये है 6 इक्वल्स टू जी एम बाय आर ई प्लस एच। ओके, एक आर ई प्लस एच तो इसमें आ गया, दूसरा बचा है तो ये आ गया आर ई प्लस एच। ओके, सोल्व करेंगे इसको। यहाँ पर आर ई की वैल्यू दी हुई है, ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास सैटेलाइट। अब सैटेलाइट की जब हम बात करेंगे तो कुछ एजम्पशन के साथ में करेंगे। क्या एजम्पशन है कि सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रही है और ये जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है वो कैसी है, सर्कुलर, ना कि इलिप्टिकल। ओके, अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या आती है इसकी कि इस मोशन को करने के लिए या इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसका काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जब हम कोई भी सर्कुलर मोशन करते हैं तो हमें एक फोर्स चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये कोई नया फोर्स नहीं होता है, पहले से वहाँ पर कोई फोर्स वर्क कर रहा होगा। जैसे कोई कार अगर सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करती है
घूमती है तो वहाँ पर फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन किसका काम करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर देता है। यहाँ पर कौन करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वहाँ से हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है। अब एम क्या है यहाँ पर? मास ऑफ अर्थ। जी क्या है? कांस्टेंट। और स्मॉल एम मास ऑफ सैटेलाइट। ओके, आर क्या है? मान लेते हैं जो हमारे पास सैटेलाइट है वो अर्थ के सेंटर से आर हाइट पर है। अगर सरफेस से देखना है तो एच ले सकते हैं। टोटल आर कितना हो जाएगा? आर ई प्लस एच। लेना हमेशा कहाँ से है? सेंटर से, सेंटर ऑफ अर्थ। अब ठीक है, ये रिवॉल्व कर रही है लेकिन इसकी स्पीड क्या होगी? ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि हम ऑर्बिट में जब सैटेलाइट घूम रही है तब उसकी स्पीड निकाल रहे हैं, उसको क्या बोल देते हैं? ऑर्बिटल स्पीड। कितना आ जाएगा? √gm/r। अब अगर यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो हाइट है, ठीक है, सैटेलाइट की, वो जो अर्थ की रेडियस है उससे काफ़ी कम है, देन हम क्या कर सकते हैं? इस कंडीशन के अकॉर्डिंग h को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और r किसके इक्वल आ जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ के। ठीक है, वहाँ से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन हमेशा यही रहेगा, जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन, उसमें क्या होता है कि अगर h क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ से ज़्यादा है देन हमारे पास एक अलग फॉर्मूला होता है, अगर कम है तो अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जब हम स्पीड निकाल रहे होंगे तो हम इस कंडीशन को यूज़ करते हैं, यहाँ से हमारे पास ये आता है। बात करें इसकी तो हमारे पास एक रिलेशन है, अर्थ पर क्या होगी? ग्रेविटी होगी। ग्रेविटी का ये एक्सप्रेशन होता है जहाँ से हमें एक और वे मिल जाता है ऑर्बिटल स्पीड को फाइंड करने का या फिर उसको एक्सप्रेस करने का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब जब सैटेलाइट ऑर्बिटल मोशन कर रही है तो उसको एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस बाय स्पीड से। यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी? जो सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस कवर की है, और स्पीड क्या हो जाएगी? ऑर्बिटल स्पीड। अब जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। अगेन अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपको जी की टर्म्स में निकालना है तो आप जी एम को फिर से रिप्लेस कर सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है, हमने जो स्टार्टिंग में कैप्लर्स लॉ पढ़े हैं, है ना, उसका जो थर्ड लॉ है वो ये होता है। हमने वहाँ पर भी देखा था कि ये जो लॉज हैं ये सिर्फ इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए नहीं है, सर्कुलर ऑर्बिट में भी ये फुलफिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम सर्कुलर ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं टाइम पीरियड, और वो क्या आया है जिसको हम क्या लिख सकते हैं? और ये क्या था हमारे पास? कैप्लर्स थर्ड लॉ। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनर्जी। सैटेलाइट की अगर हमें एनर्जी जाननी है तो जब वो सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रही होगी, ठीक है, तब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है कैसे निकाल सकते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर से। वी क्या हो जाएगी यहाँ पर? ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट वेलोसिटी, क्योंकि हम ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं। वी की वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अगेन आर क्या है यहाँ पर? आर ई प्लस एच। एच अगर 0 है तो यहाँ पर आर किसके इक्वल हो जाएगा? आर ई के। बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है, कितनी हाइट पर? आर पर। कहाँ से? सेंटर से। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अगेन विद साइन आएगी, नेगेटिव साइन। अब यहाँ से आप एक रिजल्ट देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? मॉडुलस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। मॉडुलस क्यों लिया? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बट नेगेटिव साइन आ रहा है, और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, बात करें टोटल एनर्जी की, क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। यहाँ से आप रिजल्ट देख सकते हो, जो काइनेटिक एनर्जी है वो एग्जैक्टली इक्वल होती है टोटल एनर्जी के, बट विद मॉडुलस। ठीक है, टोटल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है पर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर सर्कुलर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो जो अर्थ है उससे सैटेलाइट की जो डिस्टेंस है वो हर एक पॉइंट पर सेम रहेगी।
बात करें स्पीड की तो वो भी सेम रहेगी। हाँ, वेलोसिटी चेंज होगी, पर अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें वो तो सेम रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर जो E है, वो जो एनर्जी है, हम सर्कुलर ऑर्बिट के किसी भी पॉइंट पर चेक कर ले, जो सैटेलाइट है उसकी एनर्जी सेम रहेगी। ठीक है, और कितनी होगी ये। क्या इलिप्टिकल मोशन में भी ऐसा होता है? नहीं, वहाँ पर जो R है वो वेरी करता रहता है। ठीक है, हमने देखा था कि सन फोकस पर होगा, सेंटर पर नहीं। ठीक है, तो R जो सन है उससे कितनी डिस्टेंस पर है सैटेलाइट, वो मैटर करता है। सेकंड, बात करें स्पीड की तो वो भी चेंज होती है। सन से अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पर है तो स्पीड कम हो जाएगी, और अगर सन के बहुत ज़्यादा क्लोज है सैटेलाइट या कोई भी प्लेनेट तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते, ये स्टेटमेंट वहाँ पर नहीं आएगा। हमें क्या निकालना है, हमारे पास एक सैटेलाइट है जिसका मास कितना है, स्मॉल m, और वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड अ प्लैनेट जिसका मास कितना है, कैपिटल M। अब हम चाहते हैं कि हम इसको R1 रेडियस की ऑर्बिट से R2 रेडियस की ऑर्बिट में सेंड कर दें, ओके, ट्रांसफ़र कर दें। अब इसके लिए हमें इसे कितनी एडिशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी वो बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, फ्रॉम अ सर्कुलर ऑर्बिट, जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसी की रेडियस दे दी है, तो R की वैल्यू क्या क्या दी हुई है, R1 और R2। ठीक है, इनिशियली कितनी है, इनिशियली वो R1 ऑर्बिट में है तो ये होगी। फाइनली उसको कहाँ भेजना है, R2 ऑर्बिट में, तो फाइनली ये आ जाएगी। अब आप देखो जो काइनेटिक एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और हमने बोला कि अब हम उसको लार्जर ऑर्बिट में सेंड करना चाहते हैं, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम चेंज निकालें, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, तो जो चेंज आएगा वो कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, GM M डिवाइडेड बाई 2, 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है, तो ये आ जाएगा चेंज। अब अगर बात करें हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, तो एक बार इसके साइन देख लेते हैं। यहाँ पर R2 बड़ा है R1 से, ठीक है, दैट्स मीन 1/R1 बड़ा है 1/R2 से। तो ये जो क्वांटिटी आएगी ये कैसी आएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, दैट्स मीन यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसका लॉस हो रहा है, और जब काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, इसका नेगेटिव होने का मतलब है कि इतनी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, तो इसको ओवरकम करने के लिए हमें इतनी क्वांटिटी उसको देनी पड़ेगी, इतनी काइनेटिक एनर्जी हमें उसे अवेलेबल करानी होगी। तो हमें कितना ऐड करना है, ये ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एस्केप स्पीड। अब ये क्या होती है, अब देखो अगर हम सैटेलाइट की बात करें, ठीक है, अर्थ के अराउंड घूम रही है, अभी ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, बाहर नहीं जा रही है, ठीक है, उससे दूर नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि सैटेलाइट और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर हम चाहें कि सैटेलाइट अर्थ से दूर चली जाए, ठीक है, अभी वो अगर r डिस्टेंस पर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, हम चाहते हैं कि वो अर्थ से दूर चली जाए, ये जो डिस्टेंस है वो बढ़ती ही चली जाए, और कहाँ तक चली जाए, इनफाइनाइट से। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सैटेलाइट के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है उसको ओवरकम कर पाए। अब एक तरीका तो ये है कि हम उसकी एनर्जी देख लें, सीधा सीधा एनर्जी कितनी चाहिए होती है, जितनी हमने अभी ऑर्बिट एनर्जी देखी थी वहाँ पर टोटल एनर्जी क्या थी सैटेलाइट की, नेगेटिव में थी, आप उतनी उसको पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड कर दो। पॉजिटिव एनर्जी मतलब आप उसको वो एनर्जी प्रोवाइड कर दो। अगर इतनी एनर्जी मिल गई तो जो सैटेलाइट है वो कहाँ पर चली जाएगी, इनफाइनाइट पर, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो अर्थ है उसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है
जो फोर्स वर्क कर रहा है उन दोनों के बीच में वो ब्रेक हो जाएगा और जो सैटेलाइट है वो इनफाइनाइट पर चली जाएगी। ओके, दूसरा वे क्या होता है कि आप उसको वेलोसिटी की टर्म में देख लो, स्पीड की टर्म्स में। स्पीड की टर्म्स में देखते हैं तो फर्स्ट थिंग, ये जो एस्केप स्पीड होती है हम यहाँ पर जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो मिनिमम स्पीड कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू है ये मिनिमम है। ठीक है, कम से कम इतनी तो आपको देनी पड़ेगी, ज़्यादा दे देते हो तो अच्छी बात है, ठीक है, बट इतनी दोगे तो भी वो कहाँ पर चली जाएगी, इनफाइनाइट पर, कोई भी सैटेलाइट कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये होता क्या है, इक्वल्स टू अंडर रूट इंटू ऑर्बिट वेलोसिटी, ऑर्बिट स्पीड। अगर हम स्पेशली सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, जैसे हमने अभी देखा ऑर्बिट स्पीड कितनी होती है, ये तो जो ये एस्केप स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये। बट ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होता है, आप किसी की भी बात करो, आप क्या निकाल लो, उसकी ऑर्बिट स्पीड क्या मिल जाएगी, एस्केप। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, अर्थ इज एज्यूम टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, okay, a platform is arranged at a height r from the surface of earth। ये खुद कितनी रेडियस की है, r की, और इसकी सरफेस से r हाइट पर एक प्लेटफॉर्म हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, कितनी हाइट पर, r हाइट पर, सरफेस से। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, अब इस प्लेटफॉर्म से अगर हम किसी बॉडी को स्केप करना चाहते हैं तो उसकी जो स्केप वेलोसिटी है वो कितनी है, एफ वी। ठीक है, v क्या है, v e यहाँ पर है एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, हमें क्या निकालना है, वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें तो अर्थ सरफेस से अगर हमें किसी बॉडी को इनफाइनाइट पर भेजना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑर्बिट वेलोसिटी, तो ये क्या आ जाएगी, 2gr, है ना। अर्थ पर ग्रेविटी कितनी होती है, g, और रेडियस कितनी है, r, कहाँ पर, अर्थ की सरफेस पर। तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1, ये 2 पुट करते हैं यहाँ पर। अब हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि एस्केप वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, अंडर रूट 2 वी नोट। वी नोट क्या होगा यहाँ पर, ऑर्बिट स्पीड। और ये किस ऑर्बिट की बात हो रही है, क्या ये अर्थ सरफेस पर है, नहीं नहीं, ये एस्केप वेलोसिटी कहाँ पर है, एस्केप वेलोसिटी हम देख रहे हैं प्लेटफॉर्म पर जो r हाइट पर है। तो अगर हम ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो वो ऑर्बिट भी कितनी रेडियस की होनी चाहिए, सरफेस से r, और अगर हम इसके सेंटर से मेजर करें तो 2r। ये चीज समझ में आई। इन्होंने बोला है एस्केप वेलोसिटी ये है, और v क्या है, v की वैल्यू आपको मिल जाएगी अगर आप अर्थ की सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी निकालो। तो अर्थ की सरफेस पर हमने एस्केप वेलोसिटी निकाल ली, ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पर रखा, ये आ गई वैल्यू। अब हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एक और भी तो रिलेशन होती है, क्या, कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो ऑर्बिट वेलोसिटी की अंडर रूट 2 टाइम्स होती है। अब एस्केप वेलोसिटी हम कहाँ निकाल रहे हैं, सरफेस से r हाइट पर या सेंटर से 2r हाइट पर। तो ये जो ऑर्बिट स्पीड है ये भी कहाँ निकलेगी, 2r हाइट पर, जो ऑर्बिट होगी उस ऑर्बिट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये होगी gm/2r, और यहाँ पर g क्या होता है, gm/r²। तो ये कितना आ जाएगा, g
आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r जी r बाय 2। क्या करना है, यहाँ पर रख देते हैं। इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, ठीक है। तो एक तो हमारे पास अब ये आ गई फाइनल इक्वेशन और एक ये आ गई। क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। फ्रॉम 3 and 4 कितना आ जाएगा, f अंडर रूट इससे ये कैंसिल होगा, f कितना आ जाएगा, ओके, नोट कर लीजिए। इसी के साथ ही चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।